हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर दिए होंगे और चल भी रही होगी मज़ेदार तरीके से। जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कहा था कि आपका ट्वेल्थ और इलेवेंथ के दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में पढ़ाई जाएगी। तो आज आपका ट्वेल्थ का पहला लेक्चर शुरू हो रही है। ट्वेल्थ का हिंदी मीडियम का लेक्चर शुरू हो रहा है, जिसमें कि हम लोग आपको ट्वेल्थ का हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा कितना चैप्टर हमको पढ़ना पड़ता है इसमें ट्वेल्थ बोर्ड में, तो ये पहले देखनी है। और एक एक करके चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नेम लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, उसका ये देखेंगे। आपका यूनिट होता है, एक यूनिट में 2 से 3 चैप्टर होते हैं। यूनिट वाइज आपका नंबर देखेंगे कि आपका कितना कितना नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो क्या ठीक है? ओके, चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए बेटा कि आपका ट्वेल्थ हिंदी मीडियम में टोटल कितने चैप्टर होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने लिख के रखी हुई है, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है बेटा, इस वजह से हम लोग लिख के रखे हुए हैं। इसमें देखिएगा आपका सबसे पहला चैप्टर जो होगा बेटा इसमें ट्वेल्थ का, सबसे पहले देखिए ट्वेल्थ जीव विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बायोलॉजी। देखिएगा सिलेबस फॉर ट्वेल्थ क्लासेस, आपका ट्वेल्थ क्लासेस के लिए जो आपका सिलेबस रहता है, क्या क्या चैप्टर का नेम रहता है, वो सारा चीज़ हमको देखना है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपका ट्वेल्थ में जो पहला यूनिट होता है बेटा उनका, आपका होता है जनन। कौन सा होता है बेटा? आपका जनन। जनन में कुल अध्याय आपके 3 होते हैं। कुल अध्याय कितने होते हैं बेटा? आपके जनन वाला चैप्टर में आपके कुल अध्याय 3 होते थे। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार आपके यहाँ पे 4 होते थे। ओल्ड एनसीईआरटी मतलब पुराने वाले एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 4 चैप्टर होते थे। उनमें से पहला चैप्टर आपका जीवों में जनन, वो आपका क्या कर दिया बेटा? खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया या हटा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस वाले यूनिट से आपके जो टोटल नंबर आएंगे बेटा, वो आपके 10 से 15 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे बेटा? 10 से 15 नंबर आएंगे। ट्वेल्थ बोर्ड में जो आपका फर्स्ट यूनिट आता है जनन वाला चैप्टर से आपका कितने नंबर आएंगे बेटा? टोटल मार्क्स 10 से 15 नंबर आएंगे ऑन एन एवरेज, है ना। ओके, उसके बाद देख लीजिए, सबसे पहला चैप्टर है बेटा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो गया। ये फर्स्ट यूनिट का आपका पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है क्या? दूसरा चैप्टर हो गया बेटा आपका मानव जनन। दूसरा चैप्टर कौन सा हो गया बेटा? आपका मानव जनन। ठीक है। तीसरा चैप्टर हो गया बेटा आपका जनन स्वास्थ्य। तीसरा चैप्टर आपका क्या हो गया बेटा? आपका जनन स्वास्थ्य। सबसे पहले देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है क्या? फिर उसके बाद हो रहा है मानव जनन, एंड तीसरा हो रहा है बेटा आपका जनन स्वास्थ्य। चलिए ठीक है। अब देखिए उसी तरीके जिस तरह आपका जनन एक यूनिट था बेटा, उसी की तरह आपका एक यूनिट है अनुवांशिकी। क्या बेटा? आपका अनुवांशिकी। अनुवांशिकी तथा विकास। अनुवांशिकी तथा विकास, इस यूनिट के अनुवांशिकी का इंग्लिश होता है बेटा जेनेटिक्स, और विकास का इंग्लिश होता है बेटा इवोल्यूशन। क्या होता है बेटा? आपका इवोल्यूशन। ओके, ठीक है। अब देख लिए बेटा इसका जो पहला चैप्टर है बेटा अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है बेटा आपका वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है क्या? अब देखिए दूसरा चैप्टर है बेटा इसमें आपका वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, आपका दूसरा चैप्टर का नेम है बेटा वंशागति का आणविक आधार। ठीक है। और आपका इसका तीसरा चैप्टर है बेटा विकास। देखिए बेटा, ये चैप्टर का नाम हम लोगों ने इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको इतना पता चल सके बेटा आपके ट्वेल्थ बोर्ड में कितने चैप्टर हैं, ठीक है क्या? और आप लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये सब चीज़ आपके दिमाग में माइंड मैप रहेगा। माइंड सेटअप कर लीजिएगा कि अच्छा हम में इतना इतना चैप्टर है। अच्छा, किस यूनिट में आपका कितने मार्क्स के होते हैं। सबसे पहली बात हमने ये नहीं बताया आपका जेनेटिक्स में टोटल कितने मार्क्स होते हैं, तो अभी हमने बता देते हैं बेटा। टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा बेटा इसी में होता है
35, ये तीनों चैप्टर से आपके 32 मतलब 30 से 35 नंबर के होते हैं बेटा। तो ये सबसे ज़्यादा वेटेबल चैप्टर होता है और जेनेटिक्स हमें बहुत अच्छे से बहुत ही हालांकि बेटा आपके टोटल चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि सब उतने ही वेटेज होते हैं बेटा, है ना। लेकिन हाँ, उन सब में ज़्यादा वेटेबल ये होता है, ज़्यादा मार्क्स इसमें आते हैं, इनको थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, अब देखिए बेटा आपका ये हो गया। इसमें भी आपके टोटल कितने चैप्टर होते हैं बेटा? आपके टोटल इसमें कुल अध्याय इसमें आपके 3 होते हैं, ठीक है क्या? चलिए अब देखिए, अब आपका है तीसरा यूनिट। अब देख लीजिए आपका ये जो तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में आपका, एक मिनट, तीसरे यूनिट में आपका है बेटा मानव कल्याण में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किस तरीके से मानव के लिए अच्छा साबित होता है या उनके लिए उपयोगी साबित होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है बेटा। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है बेटा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें जो आपका पहला चैप्टर आता है डिजीज वाला चैप्टर आता है बेटा। कौन सा चैप्टर आता है? डिजीज वाला चैप्टर आता है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ओके, उसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें आता है बेटा आपका ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यूनिट का, ये तीसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट का आपका पहला चैप्टर था बेटा मानव स्वास्थ्य तथा रोग, और इसमें से आपका दूसरा चैप्टर का नेम है बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब सूक्ष्म जीव मतलब होते हैं छोटे छोटे जीवों का, जैसे बैक्टीरिया हो गया और आपके प्रोटोजोआ वगैरह सब हो गए। ये सारे चीज़ बेटा आपका किस तरीके से आपके काम में आते हैं, ये सारा चीज़ का आपका इसमें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में देखेंगे। ईस्ट हो गया, ये सारा चीज़ बेटा क्या करता है, मानव में किस तरीके से मानव को हेल्पफुल करते हैं, ये चीज़ों के बारे में इसमें देखना है। अब देखिए बेटा दूसरा बेटा जैव प्रौद्योगिकी। क्या बेटा? जैव प्रौद्योगिकी। क्या बेटा आपका? जैव प्रौद्योगिकी। ये है बेटा आपका चौथा यूनिट। कौन सा यूनिट है बेटा? चौथा यूनिट है बेटा जैव प्रौद्योगिकी। इसका इंग्लिश होता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है बेटा आपका? बायोटेक्नोलॉजी। अब समझिए इसमें जैव प्रौद्योगिकी में टोटल कुल चैप्टर कितने हैं बेटा आपके? 2। कुल चैप्टर कितने हैं बेटा इसके? 2। अच्छा, इसमें आपके टोटल मार्क्स कितने पूछे जाते हैं बेटा? आपके 10 से 12 नंबर। कितने नंबर पूछे जाते हैं बेटा आपके? 10 से 12 नंबर पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए 9 नंबर आपका जो ये, अच्छा हाँ, उसमें 10 से 12 नंबर। उसका जो बेटा इस यूनिट का चौथे नंबर यूनिट का जो आपका इसमें टोटल चैप्टर 2 होते हैं, उनमें से पहला चैप्टर है बेटा जैव प्रौद्योगिकी। क्या बेटा? जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या होता है बेटा आपके? सिद्धांत एवं प्रक्रम। अर्थात इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है क्या? कौन कौन थ्योरी था और क्या क्या प्रोसेस था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें से आपका ये तो हो गया पहला चैप्टर, ये कौन सा? 4th यूनिट का। अब देखिए बेटा इसका दूसरा चैप्टर कौन है बेटा? जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। मतलब हो गया बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजफुल, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है बेटा, इसका उपयोग। अब समझिए जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है। अब सब देखिए इसमें आपका हो गया। अब लास्ट यूनिट है बेटा आपका 5वां यूनिट। टोटल कितने यूनिट हो गए? 5। टोटल आपका 5 यूनिट हो गए। 5वां यूनिट का नाम है बेटा पारिस्थितिक। क्या नाम है बेटा इसका? पारिस्थितिक, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं बेटा इकोलॉजी। क्या कह सकते हैं बेटा इसको? इकोलॉजी। तो पारिस्थितिक में कुल अध्याय आपके 3 हो गए और इनमें से आपके टोटल मार्क्स जो है होते हैं बेटा कितने होते हैं? 12 से 16। कितने मार्क्स होते हैं बेटा? टोटल 12 से 16 नंबर आते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में आपके कुल अध्याय कितने होते हैं बेटा? कुल अध्याय 3 होते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं बेटा? 12 से 16, ठीक है क्या? चलिए अब देखिए इसमें से आपका जो पहला चैप्टर है बेटा जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ, जीव और समष्टियाँ। और है बेटा आपके पारितंत्र, दूसरा चैप्टर हो गया। और तीसरा चैप्टर इसमें आ गया बेटा जैव विविधता एवं संरक्षण। कौन हो गया बेटा इसका? जैव विविधता और संरक्षण। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहली बात बेटा आपका जब भी कोई चैप्टर होगा, ये जैसे बायो का स्टार्ट होगा, तो हम सबसे पहले उसमें ये जानेंगे कि आपका चैप्टर हैं कितने
और आपका चैप्टर जो होता है बेटा, चैप्टर से भी बड़ा होता है यूनिट। यूनिट के अंदर ही आपके 2 से 3 चैप्टर आते हैं, प्रत्येक यूनिट में। टोटल इसमें आपके 5 यूनिट थे। 5 यूनिट में आपका जनन वाला था, ठीक है क्या। जनन वाले के बाद आपका क्या था, अनुवांशिकी था, जेनेटिक्स था। जेनेटिक्स के बाद आपका कौन सा था बेटा, आपका मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी था, मतलब जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद आपका था बेटा पारिस्थितिक तंत्र। 5 आपके यूनिट थे। 5 यूनिट में आपका चैप्टर टोटल होते हैं बेटा, कितने हो गए टोटल, 13 चैप्टर हो गए। इस 13 चैप्टर में ही आपको बेटा कितना नंबर लानी है, 70 नंबर आपका वेटेज होता है। टोटल 70 नंबर आपको लानी है क्या, ठीक है। क्योंकि इसमें से आपके 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से देते हैं। 30 नंबर कहाँ से आते हैं बेटा, प्रैक्टिकल, और 70 नंबर आपके थ्योरीज होते हैं। तो टोटल कितने होंगे बेटा आपके 100, ठीक है क्या। इस तरीके से बेटा हम चैप्टर का नाम सबसे पहले जानेंगे, माइंड मेकअप करेंगे। अच्छा, हमारे पास 12th में टोटल 13 चैप्टर होते हैं। 13 चैप्टर को एक एक करके बेटा आपका हम कंप्लीट करना है, और कंप्लीट हम करा भी देंगे इसी चैनल के माध्यम से। आपको बताए थे इस चैनल का नेम क्या है बेटा, OCP बिहार बोर्ड, OCP बिहार बोर्ड, ठीक है क्या, OCP बिहार बोर्ड। तो ठीक है बेटा, आप लोग इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक बढ़ाएं इनमें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हमें एक अंदर से एनर्जेटिक हो पाएँ और आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करें, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं एक एक करके। आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा बेटा, आपका सबसे पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहला चैप्टर आपका कौन आता है बेटा, जनन, है ना। जनन तो आपका एक यूनिट हो गया, ठीक है क्या। अब उनमें से पहला चैप्टर आता है बेटा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह है बेटा आपके न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, आपको फिर से एक बार दोहरा देते हैं। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, नए बुक के अनुसार आपका जो सबसे पहला चैप्टर बनता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार, अर्थात पुराने एनसीईआरटी के अनुसार, पुराने बुक के अनुसार आपका सबसे पहला चैप्टर था बेटा जीवों में जनन, जो कि वह एनसीईआरटी से हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। चलिए देखिए, आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें पहला चैप्टर में देख लीजिए आपका क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखें, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है क्या। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन सा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही बोल रहा है बेटा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। किसमें, पुष्पी पादपों में, ठीक है कि नहीं। चलिए ओके, देखिए अब यहाँ पे इस अध्याय में हमें पढ़ना है क्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे बेटा इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये थोड़ा जान लेते हैं। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा, जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट करना होगा तो उस चैप्टर में पर्सनली हमको क्या क्या पढ़ना है और वो चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे जरूर, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हमको सबसे पहला टॉपिक है बेटा आवृत बीजी। आवृत बीजी। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, वैसे पौधे जिसमें बीज होते हैं। क्या होता है बेटा, जिसमें बीज पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि आप देख लीजिए एप्पल है कि नहीं, आप जानते हैं उसके नीचे में क्या होता है बेटा, यहाँ पे बीज रहता है, बीच में बीज रहता है कि नहीं रहता है। तो ठीक है, इसी तरीके से होता है बेटा जिस फल में या जिस पादप में क्या होता है बेटा बीज पाए जाते हैं, जिस फ्रूट में जिस फल में बीज पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, आवृत बीजी। आवृत बीजी पादप में पुष्पों की अच्छा, आवृत बीजी पादप पुष्पों की संरचना हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पादप पुष्पों की संरचना पढ़ेंगे। वो भी कैसा पादप होना चाहिए बेटा, आवृत बीजी। कैसा होना चाहिए बेटा, आवृत बीजी। ये वाला आपका आगे भी क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। आवृत बीजी पादप पुष्पों की संरचना, सबसे पहला ये है बेटा हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। तो कैसे पादप का पुष्प बेटा, आवृत बीजी पादप के पुष्प का संरचना पढ़ेंगे, ठीक है क्या। ओके, अब देखिए बेटा दूसरा टॉपिक है इसमें पुष्पी पादपों की लैंगिक प्रवस्था। मतलब ये कह रहा है कि आपके पुष्पी पादप में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो कितनी अवस्था में होता है, कितनी अवस्था में होता है बेटा, इसके बारे में जानेंगे। लैंगिक पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रवस्था
कौन सा प्रवस्था बेटा? लैंगिक प्रवस्था। ये 3 भागों में बटे होते बेटा। कितने भागों में बटे होते? 3 भागों में। सबसे पहले देखिए आपका निषेचन क्या होता है बेटा? आपका निषेचन से पहले जो घटना होती है, निषेचन से जो पहले आपका घटना होता है उसको बोलते हैं बेटा निषेचन पूर्व प्रवस्था। क्या बोलते हैं बेटा इसको? निषेचन पूर्व प्रवस्था। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन पूर्व प्रवस्था। तो देखिए मतलब हो गया निषेचन पूर्व प्रवस्था, मतलब पहले, निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन पूर्व प्रवस्था। ठीक है, अब समझिए निषेचन और निषेचन के बाद, मतलब निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उसे बोलते हैं बेटा निषेचन पश्च प्रवस्था। क्या बोलते हैं बेटा इसको? निषेचन पश्च प्रवस्था। तो निषेचन से पहले की जो घटना होती है उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व प्रवस्था, और निषेचन के बाद जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? निषेचन पश्च प्रवस्था। क्या बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब देखेंगे तीनों के अवस्थाओं में एक कौन कौन सी घटनाएं होती है, कौन कौन सा कांड होता है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे युग्मक जनन। क्या होता है बेटा युग्मक जनन? मतलब युग्मक का बनना, युग्मक का बनना। क्या होता है बेटा आपका? युग्मक का बनना। तो देखिए बेटा, तो युग्मक जब बनेगा तो युग्मक नर और मादा युग्मक बनेगा। तो इसमें देख लीजिए आपका क्या बोला इन्होंने? युग्मक का बनना। तो अब देख लीजिए युग्मक जनन मतलब होता है युग्मकों का बनना, युग्मक का बनना। ओके, अब देख लीजिए ये बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा नर युग्मक का बनना, नर युग्मक का बनना, ठीक है क्या? दूसरा होगा बेटा मादा युग्मक का बनना। अब समझिए नर युग्मक के बनने को हम लोग क्या कहेंगे? नर युग्मक बनने को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है क्या? उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नर युग्मक बनने को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है क्या? चलिए नर युग्मक बनने को हम लोग कहेंगे लघु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे इसको? लघु देखिए हमने बोला आपका निषेचन से पहले की जो घटना होती है इसको बोलते हैं निषेचन पूर्व प्रवस्था। निषेचन पूर्व प्रवस्था में जो घटनाएं होती है 2 घटनाएं होती है मेनली। सबसे पहले तो युग्मक जनन, मतलब हो गया युग्मक का बनना। दूसरा हो गया बेटा आपका युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। क्या हो गया बेटा आपका? युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है क्या? अब समझिए तो युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक, अच्छा सबसे पहले हम लोग युग्मक जनन पढ़ रहे हैं। युग्मक जनन का मतलब हो गया युग्मक का बनना। युग्मक का बनने में क्या होता है बेटा? 2 प्रकार की, एक होता है नर युग्मक का बनना, एक होता है बेटा मादा युग्मक का बनना। नर युग्मक का बनना कहलाता है बेटा लघु बीजाणु धानी। क्या कहलाता है बेटा? लघु बीजाणु जनन। क्या कहलाता है बेटा? लघु बीजाणु जनन। अच्छा एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया था बेटा, लघु बीजाणु धानी, अर्थात ये लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ये लघु बीजाणु धानी में होता है, अर्थात परागकोश में। चलिए अब देखिए मादा युग्मक का बनना। मादा युग्मक का बनना बेटा क्या कहलाता है? ये गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है क्या? चलिए देखिए बेटा हम यही फ़ायदा होता है अगर हम लोग लिख के रखते हैं या पहले से हम जो अपने कंटेंट को अगर लिख देते हैं बोर्ड पे, तो इससे क्या होता है आपको बताने में आसानी होती है और समय हमारा बचत होता है। समझ में आ रही क्या? और अच्छा कम समय में हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे इसी तरीके से। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो गया बेटा निषेचन है। अच्छा ये आपका पहला प्रवस्था खत्म हो गया, आपका पहला प्रवस्था खत्म हो गया। अब दूसरा प्रवस्था क्या है बेटा? आपका निषेचन। क्या है आपका? निषेचन। निषेचन में है, निषेचन में क्या पढ़ना है बेटा हमको? द्विनिषेचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है क्या? चलिए कोई नहीं, निषेचन द्विनिषेचन समझ गए तो हो गया। चलिए अब देखिए बेटा ये भी आपका दूसरा खत्म हो गया। अब तीसरा वाला बेटा प्रवस्था देखिए, इसमें बेटा निषेचन अर्थात निषेचन के बाद, निषेचन के बाद की घटना, निषेचन के बाद की घटना हमको पढ़ना, जिसमें आपका क्या होगा बेटा?
युग्मनज क्या बनेगा बेटा आपका? युग्मनज बनेगा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने बोला लैंगिक जनन। क्या बोला आपका बेटा? लैंगिक जनन। ध्यान से सुनिएगा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं बेटा? देखिए, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होता है, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होता है जिसमें दो जनक भाग लेकर अपने जैसे नए संतति की उत्पत्ति करता है, अपने जैसे नई संतति की उत्पत्ति करता है। तो सुनिए, इसमें कितने जनक भाग लिए बेटा? 2। देखिए, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो जीव, या इसी को आप जनक बोल सकते, दो जीव या जनक भाग लेकर अपने जैसे नई संतति का उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें कितने जनक भाग लिए बेटा? 2। कितने जनक भाग लिए? 2। तो दो कौन कौन? 2 जनक भाग लिए। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा? निषेचन तो होगा। क्या होगा बेटा इसमें? निषेचन, क्योंकि 2 जनक भाग लेते युग्मक बनेगा। देखते हैं बेटा कौन कौन रहेगा बेटा? 2 जनक तो कौन कौन? एक रहेगा बेटा नर, एक रहेगा बेटा मादा। क्या रहेगा? मादा। मादा जनक ठीक है। नर जनक से क्या बनेगा बेटा? नर युग्मक। किसका बनेगा बेटा? नर युग्मक। इससे क्या बनेगा? मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या रहेगा बेटा इसमें? नर युग्मक को बोलते हैं अच्छा, दोनों का क्या होगा? निषेचन। दोनों का क्या होगा बेटा? निषेचन। क्या होगा? निषेचन। निषेचन बोल सकते। अच्छा, एक तरफ देखिए, सबसे पहले क्या हो गया? नर युग्मक बना। आपके क्या बने बेटा? नर युग्मक बने। नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। क्या होता है बेटा आपका? नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब समझिए, आपका नर युग्मक बना और आपका मादा युग्मक बना, दोनों का क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, नर युग्मक जैसे कि आपका शुक्राणु हो गया और आपका क्या होगा बेटा? अंडाणु। अगर ये दोनों क्या करेगा बेटा? मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन। निषेचन होने के बाद आपके क्या बनेंगे बेटा? युग्मनज। क्या बनेंगे आपके? युग्मनज। क्या बनेंगे? युग्मनज। क्या बनेंगे? युग्मनज। युग्मनज बढ़ते बढ़ते क्या बनेगा बेटा? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। अब भ्रूण के बाद क्या बनेगा बेटा? अच्छा, पुष्प का रहेगा तो क्या बनेगा? बीज बनेगा। अब बीज के बाद क्या हो जाएगा बेटा? फल। क्या बनेंगे? फल। समझ गए कि नहीं समझ गए? या अगर आपका क्या रहेंगे बेटा अगर आपका मानव जाति का रहेगा तो आपका देखिए, ये शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो निषेचन है ना बेटा? निषेचन होगा तो आपका क्या बनेगा? युग्मन। और युग्मनज के बाद भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनेंगे बेटा? उनका सेल डिवाइड करते करते, डिवीजन करते करते, कोशिका विभाजन के थ्रू आपके एक नए बेबी का निर्माण हो जाएगा, बच्चे का निर्माण हो जाएगा। क्या आप समझ गए क्या? चलिए ठीक है, यही होता है बेटा आपका जो हम बात कर रहे थे। कहाँ पे?
अच्छा हाँ, यहाँ पे अब देख लीजिए, इसमें नर युग्मक का बनना लघु बीजाणुधानी, मादा युग्मक का बनना गुरु बीजाणुधानी। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, जब युग्मक बन गया, जब युग्मक आपका बन गया, जब युग्मक आपका बन गया, तो युग्मक जब बन गया बेटा तो उसको स्थानांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, स्थानांतरण करना पड़ेगा। जो कि आपका युग्मक का स्थानांतरण, इसको क्या कहते हैं बेटा, परागन। क्या होगा बेटा, परागन एक प्रक्रिया होता है जिसमें कि क्या होता है बेटा, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है, तो यह स्थानांतरित होता है, उसको बोलेंगे बेटा परागन। क्या बोलेंगे बेटा, परागन। चलिए ये तो ये हो गया, निषेचन भी समझ गए। अच्छा आपका क्या बनेगा बेटा, युग्मनज, अभी तुरंत बोला था युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या बनेगा, भ्रूण। अब बीज का, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं बेटा, किसका पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन। तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनेगा, बीज। बीज के बाद क्या बन जाएंगे बेटा, फल। ठीक है क्या, ये हमारा टॉपिक रहा बेटा। इतना हमको तीनों अवस्था पढ़ेंगे तो लगभग ये चैप्टर आपका खत्म होने के कगार पे रहेगा। उसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा है नहीं कुछ, यही दो ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट आपके कितने, दो टॉपिक ही। आवृत बीजी पादप पुष्पों की संरचना, दूसरा हो जाएंगे बेटा पुष्पी पादपों की लैंगिक प्रवस्था, जो कि 3 प्रवस्था है। तीनों प्रवस्थाएं हम अगर हम पढ़ लिए तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। समझे क्या, एक एक करके एक एक टॉपिक का बहुत ही विस्तार पूर्वक से पढ़ने का पूरा कोशिश करेंगे। समझ गए क्या, और हम पूरा का पूरा समझाने का भी कोशिश करेंगे आपको, है ना, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। कंसेप्ट बिल्कुल A to Z क्लियर होना चाहिए, और मैं आपको NCERT का एक एक लाइन कवर करा दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा क्या है। अच्छा दूसरा ये रहा आपका। उसके बाद आपका बेटा असंगजनन, कौन सा बेटा आपका, उसी का तीसरा टॉपिक है आपका बेटा। दूसरा टॉपिक तो कौन था बेटा, कौन सा टॉपिक था, आवृत बीजी पादप पुष्प की संरचना। दूसरा था बेटा पुष्पी पादप की लैंगिक प्रवस्था। तीसरा था बेटा आपका तीसरा है आपका असंगजनन एवं बहुभ्रूणता। ठीक है क्या, बहुभ्रूणता। चलिए ये हो गया। अच्छा अब इसमें कुछ पॉइंट है बेटा, बेसिक पॉइंट है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और यही आपका बेसिक चीज़ें क्लियर कराने का कोशिश करेगा। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले आइकलर ने, सबसे पहले कौन सा बेटा, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पादपों को विस्तृत रूप से, कौन सा, विस्तृत रूप से कई भागों में वर्गीकृत किया था, कई भागों में वर्गीकृत किया था। समझे कि समझे, सबसे पहले किसने, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने पुष्पी पादपों अर्थात आवृतबीजी पादपों को, सबसे पहले पादपों को विस्तृत रूप से कई भागों में वर्गीकृत किया था। जैसे देखिए लीजिए बेटा, आपका पादप है, ये क्या है बेटा, पादप। पादप को 2 भागों में क्लासीफाई किया सबसे पहले। एक था बेटा क्रिप्टोगेमस, क्या था बेटा आपका, क्रिप्टोगेमस, जिसमें कि बीज नहीं पाए जाते थे। बीज क्या होते हैं बेटा, बीज नहीं पाए जाते थे। क्या होते हैं बेटा, बीज अनुपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, बीज अनुपस्थित रहते हैं। तो कौन कौन से बेटा, उनमें थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। समझे कि नहीं समझे। आपका जो आइकलर ने पादपों को कई भागों में वर्गीकृत किया था, जिनमें से 2 भाग है बेटा आपका क्रिप्टोगेमस और आपका फिनरोगेमस। कौन हो गया बेटा आपका, फिनरोगेमस, क्रिप्टोगेमस, फिनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या था बेटा, इसमें बीजाणु रहित, अर्थात इसमें बीज क्या होते थे बेटा, अनुपस्थित रहते थे। क्या रहते थे, अनुपस्थित रहते थे। एक था बेटा आपका फिनरोगेमस, कौन था बेटा आपका, फिनरोगेमस, जो कि क्या है बेटा, बीजाणु युक्त, अर्थात इसमें बीज क्या होते थे, उपस्थित होते थे। क्या होते थे बेटा आपके, बीज उपस्थित होते थे। कोई दिक्कत, होते थे नहीं, होते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो क्रिप्टोगेमस में आप देख लिए बेटा, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये बेटा पादप को वर्गीकृत किया था, पादप को कई भागों में बांटा है, पादप को कई भागों में बांटा है बेटा। सबसे पहले देख लीजिए क्रिप्टोगेमस, फिनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत 3 पादप के समूह आते हैं। सबसे पहले आ गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है क्या। अब देख लीजिए फिनरोगेमस। फिनरोगेमस में क्या है बेटा आपका, बीजाणु युक्त, जिसमें बीज आपके उपस्थित होते हैं। इनमें से आपके 2 ही भाग होते हैं बेटा, एक होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है बेटा आपका, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा हो गया बेटा एंजियोस्पर्म। क्या हो गया बेटा आपका, एंजियोस्पर्म। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक आपने समझ गया। आइकलर ने सबसे पहले पादपों को बांटने का कोशिश किया था, जो कि आपका 2 भागों में बांटा था बेटा, कई भागों में। सबसे पहले था बेटा आपका क्रिप्टोगेमस, जिसमें बीजाणु बीज नहीं पाए जाते हैं, और आपका था बेटा फिनरोगेमस, जिसमें आपके बीज पाए जाते हैं। उनमें आपके 2 पौधे होते हैं, बीज पाए जाने वाले में पौधे का समूह आते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एक हो गया बेटा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा, पौधे का सारे पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि आपका देख लीजिए
जड़ हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया बेटा, तना वाले भाग हो गए, मिट्टी से ऊपर वाले भाग हो गए, उसमें आपके पुष्प हो जाते हैं, फल हो जाते हैं, बीज हो जाते हैं, सारे चीज़ हो जाते हैं, तना भी पाए जाते हैं, लीफ भी पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं बेटा आपको इसको जिम्नोस्पर्म। अच्छा, ये आपके बोला जाता है एंजियोस्पर्म विकसित प्लांट होता है। क्या होता है बेटा आपका, विकसित प्लांट होता है। और धीरे धीरे जब आपका नीचे जाते हैं तो वो क्या होता है, अविकसित प्लांट होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित प्लांट नहीं होते। विकसित प्लांट का मतलब हो गया इसमें आपके जड़ भी होंगे, फिर उसके बाद आपके फल भी होंगे, बीज भी होंगे, पुष्प भी होंगे, तना भी होंगे, ये सारे चीज़ें होंगे, तो उसको बोलेंगे बेटा विकसित प्लांट। तो आपका सबसे विकसित प्लांट की गिनती में आते हैं बेटा एंजियोस्पर्म के समूह में जितने भी पौधे आते हैं सभी के सभी क्या होते हैं बेटा आपके विकसित प्लांट होते हैं। ठीक है, जैसे आम का पेड़ हो गया है ना, उसमें देख लीजिए पुष्प भी होते हैं, पुष्प नहीं उसका मंजर जिसको बोलते हैं वो हो गए, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है इसके बाद। अच्छा, लैंगिक जनन तो अभी हमने समझाया ही। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जनक मिल करके भाग लेते हैं या और अपने जैसे नई संतति को उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो दो युग्मक होते हैं बेटा, एक होता है नर युग्मक, एक होता है बेटा मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन होकर के, निषेचन होकर के क्या करते हैं बेटा, युग्मनज बनाते हैं। और युग्मनज क्या करते हैं बेटा, युग्मनज का जो कोशिकाएं होती है, सेल होता है, कोशिकाएं होता है, वह विभाजित करके भ्रूण, और भ्रूण में जितने भी कोशिकाएं होते हैं सभी विभाजित करके आपका एक नए जीव का निर्माण करते हैं। चलिए अब देखिए, तो लैंगिक जनन तो हम समझ गए। अब देखिए बेटा आगे, अच्छा अब पॉइंट बोले थे, पॉइंट पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, सभी पुष्पी पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा जनन प्रदर्शित करते हैं बेटा, लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बेटा सभी पुष्पी पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी आपके युग्मक बनते हैं, निषेचन होते हैं, तभी तो अभी आपने लैंगिक जनन का प्रवस्था पढ़े थे, जो कि 3 प्रवस्थाओं में निषेचन पूर्व प्रवस्था, निषेचन पश्च प्रवस्था पढ़े थे। चलिए, तो वही बोल रहा है आपका सभी पुष्पी पादप लैंगिक जनन या प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हो गया बेटा आपका, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है बेटा आपका, फल और बीज। क्या होते हैं बेटा आपके, फल और बीज होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके, फल और बीज। ठीक है, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की अंतिम संरचना सुनिश्चित होती है। अगर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो रहा है तो इसका कारण उसमें बीज और फल बनना सुनिश्चित है, होगा ही होगा, फल और बीज बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, एंथोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा, एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ठीक है, क्या पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्प की खेती क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या कहेंगे इसको, फ्लोरिकल्चर। पुष्प की खेती को क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर। FLORICULTURE, फ्लोरिकल्चर। एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। ठीक है क्या, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुष्प को प्रोह तंत्र का रूपांतरित अंग कह सकते हैं। पुष्प को, किसको, पुष्प को प्रोह तंत्र। अच्छा, एक वर्ड ये है जो कि आपके ऊपर परेशानी खड़ा कर सकते हैं, आप नहीं समझ पाइएगा। प्रोह तंत्र का रूपांतरित अंग कह सकते हैं। अब देखिए प्रोह तंत्र हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, जब आपका पौधा बीज होता है तब जाकर के अगर उसको मिट्टी में हम लोग डालते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पार्ट इसके ऊपर निकलते हैं। ये जो आपके बीज होते हैं बेटा, ये 2 भागों में बढ़ते हैं, एक नीचे आते हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके मिट्टी के अंदर है। ठीक है कि नहीं। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोह तंत्र। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रौढ़। इसको बोलते हैं मूल तंत्र। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मूल। ठीक है कि नहीं। अब समझिए, आपका इधर से पौधा बनता है और यहाँ पे क्या होता है बेटा, रूट होते हैं, जड़ होते हैं कि नहीं। तो यही आपके हो गए बेटा मूल तंत्र,
दो भाग में, ये जो आपके मूल तंत्र, ये जो आपके क्या होते हैं बेटा, मूल तंत्र से ही रूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, रूट जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। लेकिन आपका क्या होता है बेटा, ये प्रोह तंत्र से किसका किसका निर्माण होता है बेटा, आपके तना होते हैं, पत्तियां होती है, बीज, फल और पुष्प। ये किससे, प्रोतंत्र से निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है बेटा, प्रोतंत्र से। अब तो आप कह सकते हैं ना बेटा कि आपका जो पुष्प का जो निर्माण होता है बेटा, ये जो पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है बेटा किससे होता है बेटा, प्रोतंत्र का ही रूपांतरित अंग है। क्या है बेटा आपका, ये प्रोतंत्र का ही, प्रोतंत्र का ही रूपांतरित अंग है। अब तो कह सकते हैं ये बात, ठीक है कि नहीं, ये बात तो कह सकते हैं। चलिए और कुछ है क्या इसके बाद, हाँ ये बोल सकते हैं, ये पुष्प का जो है बेटा प्राचीन काल से ही मानवों का पुष्पों के साथ एक निकटस्थ संबंध रहा है। क्या हो गया बेटा आपका, ये कह रहा है प्राचीन काल से ही मानवों का, प्राचीन काल से ही मानवों का पुष्पों से एक निकटस्थ संबंध रहा है, मतलब नजदीकियां बनी रही है प्राचीन काल से ही बेटा, प्राचीन काल से ही आपके क्या है बेटा, पुष्पों के साथ एक निकटस्थ संबंध रहा है। समझे, प्राचीन काल मतलब क्या होता है बेटा, आपके क्या होता है, जिस इतिहास को हम क्या कर सकते, ना ही लिखित के रूप से ना ही किसी चित्रित द्वारा हम समझाने का कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही पुराना इतिहास है ना, बहुत पहले से ही एक तरह से बोल सकते हैं, उस समय से ही मानवों का पुष्प के साथ क्या रहा बेटा, एक निकटस्थ संबंध रहा है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए कैसा, जैसे सौंदर्य विषयक है ना, अपने आप को सुंदर प्रूफ करने के लिए, सुंदर बताने के लिए आप इसका सुंदर के रूप से भी उपयोग करते हैं। आभूषणात्मक मतलब गजरा जो बालों में लगाए जाते हैं उस रूप से भी बोल सकते हैं बेटा आभूषणात्मक। और सामाजिक रूप से समाज में भी इसका उपयोग किया जाता है, सामाजिक तौर तरीके से। धार्मिक मतलब धर्म के आधार पर भी। और एक हो गया बेटा सांस्कृतिक, है ना, जो कार्यक्रम होते हैं, है ना, पूजा पाठ वगैरह में भी पुष्प का उपयोग होता है। ये सारा चीज़ हो गया। इस तरीके से आपके बेटा 5 हो गए, सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से मानवों का प्राचीन काल से ही निकटस्थ संबंध रहा है पुष्पों के साथ। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आपको, क्योंकि हमने इतना बेहतर से तो समझा दिए। बाकी अब देखते हैं किन बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बात दिखेगा नेक्स्ट क्लासेस में। आप लोग कमेंट में बताइएगा बेटा, जो भी दिक्कत होगा आपका, जब वीडियो अपलोड होगी तो आप मैसेज के रूप में आप बोल सकते हैं बेटा, कॉमेंट कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, ये मानव दुबारा, ये पुष्प, देखिए पुष्प का एक और काम, ये मतलब कौन, पुष्प, मानव दुबारा, ये पुष्प मानव दुबारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, प्रेम मतलब जानते हैं बेटा, प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, ठीक है, तथा शोक। समझे क्या, प्रेम हो गया, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद तथा शोक आदि की अभिव्यक्ति, मतलब इसको अभिव्यक्ति मतलब हो गया अपनी मन की भाव को प्रकट कर सकता है। क्या कर सकते हैं बेटा, अपने मन की भाव को प्रकट करवा सकते हैं ये पुष्प के थ्रू। समझे कि नहीं समझे, अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने में सहायता करती है कौन, तो पुष्प। समझे कि नहीं समझे, ये क्या करते हैं बेटा, ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद तथा शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने में सहायता करती है। ठीक है क्या, चलिए बेटा आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी और नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। क्या कोई दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम होगा बेटा आप मैसेज के थ्रू पूछिएगा, और कोई भी डाउट होगा क्लियर कराने की पूरा कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए बेटा, थैंक यू, धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर रूप से तैयारी करते रहिए, है ना। चलिए बाय बाय, थैंक यू।